नमस्कार दोस्तों, लर्निंग हम में आपका स्वागत है। मैं राधे अमन आपको पढ़ा रहा हूँ घटनाचक्र, जिसमें चल रहा है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के 3 पार्ट हो चुके हैं। चौथा और आखिरी पार्ट लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। इसके प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे और आज ही हम क्या है मौर्य साम्राज्य को फिनिश करके अगले मौर्योत्तर की ओर बढ़ चलेंगे। तो चलिए, आज जितने क्वेश्चन बचे हैं हम उनको देखते हैं। तो ध्यान से रखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसको विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम सारे प्रश्न आपको सॉल्व करा ही रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है, सर बताइए। पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है, बताइए। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? माप तौल की बातों का निरीक्षण, वस्तु की कीमतों का निर्धारण करना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, शिल्पकारों का संरक्षण। बताइए ऐसा कौन सा है जो मौर्य काल से जारी है और आज भी जारी है, ठीक है। कितनी प्राचीन व्यवस्था को हम लोग अपनाए, इनमें से कौन है? ठीक है, तो देखिए, हमने आपको बताया था मौर्य काल का नगर प्रशासन। मैंने आपको बताया था मौर्य काल का नगर प्रशासन। मैंने बताया था कि इसमें 6 समितियां थी। 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। यानी जो ये उस समय मौर्य प्रशासन होता था उसमें टोटल 30 सदस्य रहते थे और इन्हीं के माध्यम से नगर का प्रशासन होता है। ऐसी जानकारी मेगास्थनीज की इंडिका से हमको मिलता है, ठीक है। अब उसी में तीसरी थी, 6 समितियां थी। 6 समितियों में 6 समितियों में तीसरी समिति इस बात का उल्लेख करती है कि उसमें जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होता था, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर सही हमारा ये है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर सही है। आगे हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। मौर्य साम्राज्य, देखिए कुछ ऐसा था, ठीक है। ये कितनी थी? 6 समितियां थी। 6 समितियां थी, आपको दिख रहा होगा। 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, ठीक है। एक समिति थी जो बिक्री कर वसूलती थी, ये मूल्य का 10वां भाग होता था। एक था इंडस्ट्रियल कार्ड से कला संबंधित था। एक विदेशियों की देखरेख से संबंधित था, फॉरेनर की। और एक था जन्म मृत्यु पंजीकरण, ठीक है। और एक था व्यापार एवं वाणिज्य, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से ध्यान से दे लीजिए। ये 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। टोटल कितने हो गए हमारे? 30, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं पूरा प्रश्न में अपने। सेकंड प्रश्न, देखिए सेकंड प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में है? बताइए कौन सी है। बताइए कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना आरोही क्रम में है? बोले कौन सी है, ठीक है। कहें जब कुछ पता ही नहीं तो कैसे बताएं। तो चलो, तो अब से तुम यही बता दो कि आरोही क्रम कहते किसे, ठीक है। बताइए आरोही क्रम किसे कहते हैं? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, चलो धन्यवाद। ये आज पहली बार एक एक छोटे प्रश्न का, ठीक है। आरोही का मतलब क्या आता है? छोटे, छोटी से बड़ी, ठीक है। बहुत सही निशान लगा है आपका, छोटी से बड़ी, ठीक है। छोटी से बड़ी, ठीक है। हाँ, देखिए ये उस समय के
स्थानीय प्रशासन का विभाजन था। स्थानीय प्रशासन का विभाजन था। स्थानीय प्रशासन का विभाजन था। तो इसमें सबसे पहले होता था गांव। सबसे पहले क्या होता था? गांव। और उसके बाद फिर होता था संग्रहण। संग्रहण के बाद आता था करवाटिका। करवाटिका या इसे कहते थे खरवाट। खरवाटिक कहते थे इसको, खरवाटिक कहते थे भाई। इसके बाद आता था हमारा द्रोणमुख। इसके बाद आता था द्रोणमुख। और सबसे लास्ट में आता था हमारा, सबसे लास्ट में हमारा आता था स्थानीय। इसको आप ध्यान दीजिएगा। पहले पर क्या था? गांव। सबसे फर्स्ट पे क्या था? गांव। एक पे गांव था, दूसरे पर संग्रहण था, तीसरे पर करवाटिका था, चौथे पर द्रोणमुख था, और पांचवें पर क्या था? स्थानीय था। ठीक है। अब इनमें से जो मिल रहा है सबसे पहले जरा बताइए। ठीक है, तो देखिए द्रोणमुख यहां मिल रहा है पहले, स्थानीय, संग्रहण, करवाटिका। करवाटिका और सबसे बाद में तो स्थानीय होना चाहिए था, लेकिन स्थानीय कहीं नहीं है, तो उसके पहले द्रोणमुख मिलना चाहिए था। द्रोणमुख कहीं नहीं मिल रहा मुझे। ठीक है, सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये फिलहाल विवादित प्रश्न था और इसका कोई भी आंसर सही नहीं था। ठीक है, जो आयोग ने माना था इसका कोई भी आंसर सही नहीं माना था। ठीक है, क्योंकि क्योंकि मानने लायक कुछ है नहीं। जो विभाजन है हमारा एक्चुअली यही है। ठीक है, हम लोगों ने जो जिस पुस्तक का अध्ययन किया उसके अनुसार ये बिल्कुल यही है। ठीक है, पहले पर क्या था? गांव। और उसके बाद फिर क्या होता है? संग्रहण। ठीक है, फिर करवाटिका, फिर द्रोणमुख, फिर स्थानीय। तो संग्रहण अगर हम देखें कहीं पर, संग्रहण कहीं नहीं है। तो संग्रहण नहीं है तो फिर हमें करवाटिका मिलना चाहिए, तो करवाटिका भी कहीं नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या, ये विवादित प्रश्न था, लेकिन क्रम यही सही है। क्रम यही सही है कि पहले पर गांव है, दूसरे पर संग्रहण है, तीसरे पर करवाटिका है, चौथे पर हमारा द्रोणमुख है, और पांचवें पर स्थानीय है। तो छोटे से बड़े का क्रम यही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, उन्होंने विकास किया था संस्कृति एवं कला एवं साहित्य का? हाँ भाई बिल्कुल, ये तो उन्होंने किया था। ठीक है, संस्कृति, कला एवं साहित्य का उन्होंने विकास किया। सोने के सिक्के, सोने के सिक्के तो भैया यूनानी शासकों ने चलाए थे। यूनानी शासकों ने। ये बात बिल्कुल मौर्य साम्राज्य के बारे में गलत है। यूनानी शासकों ने चलाए थे। और शुद्ध सोना की बात करेंगे हम, शुद्ध सोने की अगर बात करेंगे तो कुषाण शासकों ने चलवाए थे। कुषाण शासकों ने चलवाए थे। उसके बाद फिर प्रांतीय विभाजन। हाँ बिल्कुल, इनका जो विभाजन था वो 5 प्रांतों में था। ठीक है, ठीक, अभी इनके नाम लिख दे रहे हैं। ठीक है, हिंदू कुश साम्राज्य तक, बिल्कुल भैया। ठीक है, इधर हिंदू कुश तक था इनका, इधर कश्मीर तक था, इधर कर्नाटक तक था, इधर बंगाल तक था, और इधर गुजरात तक था। तो इनका साम्राज्य तो बड़ा था। इस प्रकार से ए, सी और डी सही है, बी गलत है। ठीक है, ए, सी और डी सही है, बी गलत है। आगे देखते हैं भाई, ए, सी और डी। तो इसका क्या है? डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखिएगा, भाग एवं बलि थे। देखिए, ये प्रश्न है आपका, बोलिए। भाग एवं बलि क्या था? देखिए, ये क्या था? भाग एवं बलि ये दोनों राजस्व के स्रोत थे, यानी ये टैक्स था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। मौर्य काल में जो राज्य की आय का मुख्य, मौर्य काल में
भूमि कर जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी के द्वारा एकत्र किया जाता था? देखिए, मौर्य काल में आय का जो मुख्य स्रोत था वो थी भूमि से मिलने वाला टैक्स। ठीक है, और सरकारी भूमि से मिलने वाला टैक्स, तो उसको उसको जो वसूलता था उसे क्या कहा जाता? सीता अध्यक्ष कहते थे। क्या कहते थे? सीता अध्यक्ष। सरकार के नियंत्रण में जो भूमि होती थी उसको हम लोग सीता कहते थे, उसको सीता कहा जाता था। और इसको जो वसूलता था उसको क्या कहते थे? सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष कहते थे। इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर अग्रोनोमोई या कहीं कहीं एग्रोनिमोई मिल जाएगा आपको। तो ये तो सड़क निर्माण यानी मार्ग निर्माण से संबंधित एक अधिकारी था। ठीक है, मार्ग निर्माण संबंधित था। ठीक है, फिर शुल्काध्यक्ष या अक्राध्यक्ष, बताइए अकरा अध्यक्ष किससे संबंधित था? जरा बताना भाई, अकरा अध्यक्ष किससे संबंधित था? तो अकरा अध्यक्ष ये खनन विभाग से संबंधित था। खनन विभाग खनन विभाग का ये अधिकारी था, अकरा अध्यक्ष। ठीक है, और एक आता है शुल्क अध्यक्ष। ठीक है, तो शुल्क अध्यक्ष यह व्यापार और वाणिज्य से संबंधित था, व्यापार या वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको देख लीजिएगा। लेकिन जो इस प्रश्न का जो आंसर सही है वो है हमारा कि सीताध्यक्ष। ठीक है, तो इसका जो सही है वो क्या है? सीताध्यक्ष। क्या है? सीताध्यक्ष। अग्रोनोमोई, ये भैया ये सड़क निर्माण से संबंधित था। इससे मार्ग या सड़क निर्माण से। ठीक है, कहीं कहीं अग्रोनिमोई मिलेगा, कहीं एग्रोनिमोई मिल जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। शुल्काध्यक्ष इसको बहुत विशेष अधिकार, ये व्यापार और वाणिज्य से संबंधित एक अधिकारी था। ठीक है, टैक्स वसूलता था। ठीक है, उसके बाद फिर हमको मिल जाता है क्या नाम है? अकराध्यक्ष। अकरा भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये खनिज विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। चलिए, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को ये सही है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? ठीक है, मौर्य काल में सीता, जैसे सरकारी भूमि को ही सीता कहा जाता था, और सीता भूमि से जो टैक्स मिलता था उसको भी सीता ही कहा जाता था। ठीक है, तो सरकार राजकीय भूमि से प्राप्त आय को हम लोग क्या कहते थे? सीता कहते थे। राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय थी उसको हम क्या कहते थे? सीता कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा चारागाह चारागाहों पर लगाया जाता था? चारागाहों पर जो टैक्स लगाया जाता था, कर, उसे क्या कहते थे भाई? उसमें आय का साधन क्या हो सकता है? चारागाह पे लगा दो, उपज पे लगा दो, व्यापार वाणिज्य पे लगा दो, और कोई साधन थे नहीं। वे यूट्यूब से पैसा आ रहा है उस पर टैक्स लगा दो, ऑनलाइन गेमिंग से आ रहा है उस पर लगा दो, ठीक है, और भी विदेश से आ रहा है उस पर लगा दो, नहीं। तो उसमें बताइए चारागाहों पर कौन सा टैक्स लगता था? तो चारागाहों पर जो टैक्स लगता था उसे विविध कहते थे। क्या कहते थे? चारागाहों पर जो टैक्स लगता था उसको हम क्या कहते थे? विविध कहते थे। विविध कहते थे। सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। इसका मालिक सीताध्यक्ष होता था। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद थोड़ा सा देखिए, मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? ठीक है, देखिए राजस्व इकट्ठा करने से कौन संबंधित था? मेन कौन था जो राजस्व इकट्ठा कर रहा था? ठीक है, समाहर्ता, व्यवहारिका, अंतपाल या प्रदेष्टा? जरा बताइए भैया कौन सा सही होगा इसका? आपके सामने आंसर जरा बताइए। मौर्य परिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? बताइए। तो पहली बात तो हम और अन्य विकल्पों को डिस्कस कर ले। व्यवहारिक, ये आपने पढ़ा था, ये उस समय दीवानी न्यायालय का, दीवानी जो न्यायालय था उसका प्रमुख होता था, जिसे हम लोग व्यवहारिक कहते थे। ठीक है, न्यायाधीश था। अंतपाल, अंतपाल उस समय जो सीमा पे दुर्ग हुआ करते उसका रक्षक था। ठीक है, सीमा पे जो दुर्ग होते थे उसका रक्षक था, सीमा के दुर्ग का रक्षक था।
ठीक है। अब प्रतिष्ठा आपको पता था कंटक शोधन न्यायालय यानी फौजदारी कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश था, जो कि मंडल स्तर का हुआ करता था। समाहर्ता ये मुख्य राजस्व इकट्ठा करता था। ये मुख्य था किसका? राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी था ये। ठीक है, मुख्य राजस्व संग्रह करता था। मुख्य राजस्व संग्रह करता था। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। समाहर्ता, इसको भी इसी क्वेश्चन का जो आंसर सही है समाहर्ता। ये मुख्य राजस्व संग्रह करता था। ठीक है, व्यवहारिका आप जानते हैं पहले से। अंतपाल मैं बता दूं, सीमा के दुर्गों का रक्षक होता था ये। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रतिष्ठा कंटक शोधन न्यायालय का प्रमुख था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही है हमारा ए सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? कोई घटिया न तौले, कोई गड़बड़ न तौले। ठीक है, पता चला 2 कली खरीद के लाए, घर में निकला 1.5 किलो। ठीक है, तो बताइए भैया कौन था जो देखता था कि हाँ भाई सही नाप रहे हो नहीं नाप रहे हो? ठीक है, बताइए। तो देखिए, जो पौतवा अध्यक्ष होता था, ठीक है, जो पौतवा अध्यक्ष होता था वही नाप तौल का प्रभारी था, वही नाप तौल का अधिकारी था। कौन था? पौतवा अध्यक्ष नाप तौल का। अब पणयाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, ठीक है, और सूनाध्यक्ष। सूनाध्यक्ष बताइए, सूनाध्यक्ष कौन था? सूनाध्यक्ष बूचड़ खाना, बूचड़ खाना। क्या ये क्या होता है भैया? जहां पास जानवरों को काटा जाता सल्टर हाउस, उसी क्या कहते थे? बूचड़ खाना। तो उसको, उसका जो अध्यक्ष होता था उसको सूनाध्यक्ष कहते थे। जानवरों की जिंदगी को सून करने वाला, सूना सूना करने वाले अध्यक्ष को सूना, बूचड़ खाना का प्रमुख जो होता था सूनाध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष ये तो आपको पता है, ये सरकारी भूमि से प्राप्त आय का जो अध्यक्ष होता था, सरकारी भूमि से जो प्राप्त आय थी उसका मालिक था ये। ठीक है, फिर आता है पणया अध्यक्ष। ठीक है, पणया अध्यक्ष ये व्यापार एवं वाणिज्य विभाग का प्रमुख था, प्रमुख अधिकारी था। ठीक है, व्यापार एवं पणयाध्यक्ष व्यापार एवं वाणिज्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था। ठीक है, तो पौतवाध्यक्ष नापतौल, पणयाध्यक्ष व्यापार वाणिज्य, सीताध्यक्ष सरकारी भूमि से जो आय मिलती थी उसका उसका प्रभारी होता था। ठीक है, और सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का प्रभारी हुआ करता था। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई, अभी कुछ देर पहले आपने इसको पढ़ा था तो इसकी बहुत जल्दी टिक मारना। मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था अग्रोनिमोई। ठीक है, तो माप और तौल से नहीं। ठीक है, माप और तौल से बिल्कुल नहीं। ठीक है, अभी कुछ देर पहले अपने माप और तौल से पढ़ा पणयाध्यक्ष, अभी कुछ देर पहले जिस पढ़ा आपने पणयाध्यक्ष, माप नहीं नहीं। प्रशासन प्रबंधन, मार्ग निर्माण। ठीक है, मार्ग निर्माण से संबंधित था क्या? एग्रोनिमोई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है पकदक सन्निरोधे। ठीक है, पकदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। क्या था ये जुर्माना था। ठीक है, ये क्यों लिया जाता था? पीने के पानी को गंदा करने पर नहीं, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, कूड़ा फेंकने पर, मंदिर नहीं नहीं, अगर सड़क पर आप कीचड़ फैलाए, अगर आप सड़क पर कीचड़ फैलाए तो मौर्य काल में ये टैक्स लिया जाता था। ठीक है, पकदक सन्नी रोधे। ठीक है, वसूल लेते थे सब, काय फैलाओगे भाई गंदगी, और हमारे यहाँ तो क्या अपना घर साफ और पड़ोसी का फेंका हो। ठीक है, यही चलता है लगभग। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12। भैया इसमें इसमें मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। चलिए मिलाते हैं भाई। बताइए तल्लार, तल्लार कौन थे भाई? तलार एक तरफ अधिकारी है, एक तरफ अधिकारी है, दूसरी तरफ उनके कार्य हैं।
मौर्य काल में तलार होते थे। तलार क्या करते थे? देखिए, तलार रात्र में जो सुरक्षा का जिम्मा इनके हाथों में होता था, यानी ए का थर्ड। पट्टकोल, ये पट्टकोल कौन था बताइए? पट्टकोल कौन था? तलार तुम बता दिए कि रात्रि सुरक्षा का अधिकारी था, ये पट्टकोल कौन था? ठीक है, तो पट्टकोल ये थे ग्रामीण कर को वसूली करने वाला वो अधिकारी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कर वसूली की जाती थी उसका अधिकारी था, यानी ये फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या है, बी का फोर। फिर सहसा धीपति, ये कौन था भैया? ये चोरी डकैती, अगर चोरी डकैती हो जा रही थी उसका जो मुकदमा सुनता था, उसके मुकदमे का अधिकारी होता था। और बलाधिप कौन था? तो बलाधिप ये था चुंगी का संरक्षक। ये कौन था? चुंगी का संरक्षक। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा हम देख लेते हैं, ए का हमारा थर्ड सही है, ए का थर्ड सही है, ए का थर्ड सही है, ए का थर्ड, ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, और और सी का सहसाधिपति, सी का सेकंड है, और डी का फर्स्ट है। यानी 3 4 2, सॉरी सॉरी, 3 4 2 1। चलिए, तो जो भी होगा 3 4 2 1 मानना मुझे, 3 4 2 1, यानी इसका सेकंड ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ते भाई। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? बताइए, वैशाली? नहीं भैया, वैशाली तो नहीं, वैशाली में तो शायद उनका जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। नालंदा? नहीं, नालंदा तो नहीं था उस समय फेमस। तक्षशिला, हाँ यही था, तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला यही फेमस था, और यहीं पास पढ़ा था तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं पढ़ा था? ठीक है, फिलहाल फिलहाल क्या है, तक्षशिला फेमस था। मौर्य काल में सर्वाधिक शिक्षा का जो केंद्र था वो तक्षशिला था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी भाई, बिल्कुल यहाँ पास क्या है, शिक्षा दी जाती थी, हिंदू और बौद्ध दोनों की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय की व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। ये दो, इसको बहुत पहले हम चर्चा कर चुके हैं, एक धर्मस्थली न्यायालय और एक कंटक शोधन न्यायालय। देखिए, बार बार वही क्वेश्चन घुमा फिरा कहीं ना कहीं पूछ देता है, यही दोनों थे। ठीक है, धम्म महामात्र तो एक एक पद था जो नैतिक चीजों को बताने के लिए रखा गया था। ठीक है, नैतिक नैतिक व्यवस्था चल रही सही से नहीं, जो हम बताएं वो। रज्जु क्या है, प्रमुख अधिकारी था जो एज ए डीएम के समान होता था। ठीक है, तो ये भी प्रमुख अधिकारी थे। ठीक है, लेकिन जो न्यायालयिक व्यवस्था से ये धर्मस्थली और कंटक शोधन। ठीक है, इसका जो होता था, इसका व्यवहारिक आपने पढ़ा अभी कुछ देर पहले, या कल भी पढ़ा था आपने, इसका होता था व्यवहारिक, और इसका होता था कंटक शोधक का न्यायालय का प्रतिष्ठा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये सही है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग। इसका 2 और 4 सही है, 2 और 4 इसका मार दीजिएगा आप लोग भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? भैया, जो राजाओं का इतिहास याद कर लेते थे, वीर गाथाओं को याद कर लेते थे, और इसको लोगों को सुनाते थे, इसको व्यवसाय के रूप में यूज करते थे। ठीक है, इसको व्यवसाय के रूप में यूज करते थे। ठीक है, बताइए, उनको श्रमण कहते थे, परिव्राजक कहते थे, ठीक है, या अग्रहारिक कहते थे, या मागध कहते थे? देखिए भैया, ये व्यवसाय था मागध लोगों का। किसका था? मागध का था। ठीक है,
यही लोग क्या करते थे, राजाओं के इतिहास को याद करते थे, उनकी वीर गाथाओं को याद कर लोगों को सुनाते थे और उससे अपना पैसा इकट्ठा करते थे, यानी व्यवसाय के रूप में काम करते थे। ठीक है। और ये मागध का था। एक वर्ग और जानकारी मिलती है जिसको सूत वर्ग कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सूत वर्ग। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन हो चुके हैं और इतने ही और बचे हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी हम क्या करते हैं, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है। गांवों के गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? कुषाणों ने, द्रविड़ों ने, आर्यों ने या मौर्यों ने? ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल आपको लग रहा होगा हाँ भैया मौर्य काल चल रहा थी, मौर्य सही होगा। नहीं नहीं। ठीक है। गांव का जो शासन था, ठीक है, स्वायत्त शासी शासन। ठीक है, गांव के लोग अपना शासन स्वयं करें। ठीक है। इसको संचालित करने की जो शुरुआत किया था वो द्रविड़ों ने किया था। द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत। ठीक है, या द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में किसने किया था? तो चोलों ने किया था। किसने किया था? चोलों ने। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगर बहुत पुराना इतिहास जानना पड़ेगा तो। चलिए आगे देखते हैं भाई। प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में किसमें पति द्वारा परित्याग पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 है, 17 है। बताइए किसमें दी गई? बोलिए, किसमें दी गई? बोलिए। चलिए मैं बता रहा हूँ। कामसूत्र में, मानव धर्म शास्त्र में, शुक्र नीतिसार में, अर्थशास्त्र में। देखिए अर्थशास्त्र में इसकी चर्चा की गई। ठीक है, अर्थशास्त्र में ये बात कही गई है, अर्थशास्त्र में ये बात कही गई है कि अगर किसी स्त्री का पति अगर किसी स्त्री का पति बहुत समय से विदेश में रह रहा हो, एक बार ब्याह करके चला गया हो, दोबारा लौटा ही ना हो। विदेश, विदेश का मतलब उसमें अगर आप अपने एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाते तो उसे विदेश बोलते थे। विदेशी हो गया हो और जल्दी से आ ना रहा हो। ठीक है। या उसके अंदर कोई शारीरिक दोष हो, तो स्त्री क्या कर सकती, इसको छोड़ सकती है, स्त्री उसका त्याग कर सकती है। ठीक है। और अगर पति की पत्नी अगर व्यभिचारी है, इधर उधर जा करके मुंह मार रही है, ठीक है, व्यभिचारी है या बंधा है, तो पुरुष भी उसका परित्याग कर सकता है। ये बात अर्थशास्त्र में कही गई है। ठीक है। और उस समय उस समय तलाक को मोक्ष कहा जाता है। ठीक है, उस समय तलाक को, विवाह विच्छेद को हम यानी तलाक को क्या बोलते थे? उस समय तलाक को हम लोग मोक्ष बोलते थे। वो लोग, तो अब शेख भैया को मोक्ष मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जानकारी कहाँ मिलती है? अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर इतना हो चुका है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? जातक में है, मनुस्मृति में है, याज्ञवल्क्य में है या अर्थशास्त्र में? देखिए, मनुस्मृति में यह कहा गया है यदि किसी किसी की पत्नी मर गई है, अगर पत्नी की डेथ हो गई है, क्रास मतलब पत्नी की डेथ हो गई है, तो पति विवाह कर सकता है। मतलब पति विवाह कर सकता है। लेकिन अगर पति की डेथ हो गई है तो पत्नी विवाह नहीं कर सकती। ये कहाँ भैया? ये कहाँ है? मनुस्मृति में है। ठीक है। अब इसीलिए मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं की स्थिति को बहुत बेकार तरीके से प्रस्तुत कर दिया गया है, इसीलिए क्या लोग इसका विरोध करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19।
चलिए, विदेशों को भारतीय समाज में मनुस्मृति द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? ठीक है, जो विदेशी भारत में आए उसमें उसको भारतीय समाज में उसको क्या कहा गया? ठीक है, उन्हें किसका स्तर दिया गया? क्षत्रियों का, या वात्र क्षत्रियों का, या वैश्यों का, या शूद्रों का? ठीक है, जरा बताइए किसका दिया गया? ठीक है, ठीक है। पहली बात मैं एक छोटा सा शब्द बता रहा हूं आपसे, इसका मतलब होता है संस्कार विहीन। संस्कार विहीन का क्या मतलब होता है? संस्कार विहीन। ठीक है, तो मनुस्मृति ने जो बाहर से लोग आए, बाहर से कौन आए थे? यूनानी आए थे। यूनानी आए, शक आए, शक आए, पहलव आए, कुषाण आए। ये सब चूंकि ब्राह्मणों के संपर्क में नहीं आए, और इन्होंने क्या किया? अपना वैदिक वैदिक धर्म और वैदिक परंपरा से और वैदिक चीजों से दूर हो गए। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोला गया? इसीलिए इनको पतित कहा गया। इनको पतित कहा गया और इनको क्षत्रियों से नीचे रखा गया, यानी व्रात क्षत्रिय, संस्कार विहीन क्षत्रियों की संज्ञा इनको दी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस जो जो मनुस्मृति द्वारा जो विदेश से आए थे उनको जो जिसका दर्जा दिया गया समाज में, वो क्या है? व्रात क्षत्रियों का। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20। निम्नलिखित निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। हाँ, मतलब ये कह रहा है कि जो ये सब किसी न किसी समय पर आए। तो आगे क्या पूछा है, जरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। उनके आगमन का क्रम पूछ रहे हैं। क्या भैया? इनके आगमन का क्रम पूछ रहे हैं। चलिए देखते हैं इनके आगमन का। मुझे तो क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा। दिख रहा है? चलिए, फिलहाल हम बड़ा कर दे रहे हैं। इनके आगमन क्रम हम लोग ऑप्शन नीचे कर देते, बाद में हम लोग देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है कि मेगस्थनीज आया था। सबसे पहले मेगस्थनीज आया, मौर्य काल। ठीक है, मौर्य काल में क्या आता है? मौर्य काल में भैया मेगस्थनीज आता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं? मेगस्थनीज के बाद फिर कौन आया? चले बताइए। सबसे बाद में इसिंग आया, कृपया, क्योंकि 7वीं शताब्दी का मामला है। इसिंग सबसे बाद में बता दे रहे हैं, ये तो 7वीं शताब्दी का। ये सबसे बाद में आया थी पहले। अब इसी दोनों में क्लियर करो कि फायान पहले आया कि हुएनसांग पहले आया। ठीक है, बताइए, फायान पहले आया कि हुएनसांग पहले आया? इन दोनों की चर्चा करो। ठीक है, तो मैं छोटा सा हिंट दे रहा हूँ कि गुप्त काल का टाइम था। चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो फेमस हुए थे, उनके दरबार में फायान आया था। इसके चंद्रगुप्त द्वितीय, या जो कि विक्रमादित्य की उपाधि लिए थे। विक्रमादित्य इन्हीं की मेन मानी जाती, बाकी बहुत लोग लिए। ठीक है, विक्रमादित्य इनके दरबार में आया था। तो फिर हुएनसांग, हाथ से हुएनसांग, हाथ से हर्षवर्धन। तो अगर इन राजाओं का क्रम नहीं याद है तो आपको इनके वंशों का क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको याद होना चाहिए कि आई यस पी के। ठीक है, पहले बात यूनानी, यूनानियों के बाद आते हैं हमारे शक, शक के बाद आते हैं पहलव, अब पहलव के बाद आते हैं कुषाण। ठीक है, और कुषाणों के ही सामंत थे गुप्त, और गुप्त के ही सामंत थे हमारे, क्या नाम इनका, वर्धन। तो क्रम तो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, और इधर ये मौर्य काल। ठीक है, मौर्य काल के बाद भी कुछ छोटे छोटे थे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए। सबसे पहले हमारा, हम रखते हैं 3 को 1 पर। सबसे पहले आप 3 को रखिए।
3, 3 के बाद आप रखिए, 3 के बाद रखिए 1, उसके बाद 4, उसके बाद 2। 3, 1, 4 और 2, 3, 1, 4 और 2। चलिए 3, 1, 4 और 2, 3, 1, 4 और 2, यानी इसका क्या सही है? बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते भाई। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बताइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अच्छा ये पूछ रहे हैं, देखिए भैया, अगर बात करें तो ये सब चीनी यात्री थे, ये भी चीनी था, ये भी चीनी था, और ये भी चीनी था। ठीक है, और ये तो पता ही, ये तो यूनान से आया था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ठीक है, तो चलिए, चीनी के बाद चायपत्ती भी आएगी। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चंद्रगुप्त मौर्य का दूसरा नाम क्या था? मैंने कई बताया था कि कई बार नाम आ चुका। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था सेंड्रोकोटस, यानी एक, अगर मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, एक का सेकंड, एक का सेकंड। चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस कहते थे। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। जैसे हम लोग सिकंदर को सिकंदर बोलते हैं, वो लोग सिकंदर को अलेक्जेंडर निकेटर बोला करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं, और यूनानी लोग क्या बोलते थे? उसको सेंड्रोकोटस, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने की थी। चलिए हो गया बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घात कहते हैं, यानी बी का थर्ड। बिंदुसार को ही क्या कहते थे? अमित्र घात कहते थे। ठीक है, फिर आता है अशोक। अशोक का हर जगह नाम, ज्यादातर लेखों में उसके क्या था? प्रियदर्शी। सी का हमारा फर्स्ट। उसके बाद फिर चाणक्य। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त। कौटिल्य विष्णुगुप्त था, तो डी का हमारा आ गया 4। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं, 2, 3, 1, 4 कहीं है, तो इसका शायद 2, 3, 1, 4, यानी यानी इसका सी सही है। क्या सही है? सी सही है। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट था। ठीक है, आपको पता है कि धीरे धीरे मौर्य सम्राट गड़बड़ हो गया था। शुरुआत में तो चंद्रगुप्त मौर्य आया, बिंदुसार आया, फिर अशोक आया। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर क्या है, अंतिम में स्थितियां गड़बड़ हुई, और अंतिम मौर्य शासक था हमारा बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या इन्हीं के सेनापति, जिनका नाम क्या था? पुष्पगुप्त, पुष्पमित्र शुंग, इन्होंने हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, और इनका एक बेटा भी था, इसका नाम है अग्निमित्र। इन दोनों को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, जब जब शासक कमजोर पड़ा है, सेनापति ने उसकी हत्या कर दी और अपने वंश की स्थापना की। ठीक है, तो ये क्या, अंतिम, ध्यान रखिएगा, ये था। आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 लगभग वही है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्पपुत्र शुंग ने की थी। हाँ बिल्कुल सही है भाई, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अंतिम शुंग राजा, ठीक है, अंतिम जो शुंग राजा था उसका नाम देवभूति था। इनका भी सेम वही पैटर्न पे, उसकी हत्या उनके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी। कण्व वंश की स्थापना की, जिससे उन राज सिंहासन हथिया लिया। फिर कह रहे आंध्र ने, आंध्र मतलब कि आप सातवाहन से समझिए, क्योंकि बाद में ये सातवाहन क्षेत्र में चले गए थे। आंध्र का मतलब आप सातवाहन से समझो। क्या सातवाहन ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। हाँ बिल्कुल, ये तीनों सही है भैया। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या पुष्पित शुंग ने की थी, तो मौर्य वंश समाप्त हुआ और शुंग वंश आया। शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति। उनकी उनकी हत्या उनके ही एक सामंत, क्या नाम है, उनके ही एक ब्राह्मण मंत्री वस्तु कण्व ने कर दी, तो उसके स्थान पर आ गया हमारा कण्व वंश। कण्व वंश ने क्या किया? कण्व वंश का जो अंतिम शासक था उसका क्या है, सातवाहन राजाओं ने, सातवाहन वंश के एक व्यक्ति ने हत्या कर दी, और उसके स्थान पर आ गया हमारा आंध्र सातवाहन।
सातवाहनों के हम लोग क्या कहते हैं, आंध्र सातवाहन। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से इस प्रश्न का जो आंसर था वो भी सही है, तीनों सही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं भाई, मौर्य काल में प्रणयम क्या था? मौर्य काल में प्रणयम क्या था, जरा बताइए भाई, मौर्य काल में प्रणयम क्या था? ठीक है, क्या था जरा बताओ भाई, मौर्य काल में प्रणयम क्या था? ये बोर्ड पे आप क्वेश्चन, आपातकालीन कर था, प्रेम विवाह था, भूमि अनुदान था, या भूमि कर था, जरा बताइए। ठीक है, तो भैया ये आपातकालीन कर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन है, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में, यानी गिरनार यानी गुजरात क्षेत्र में, जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? बताइए कौन कौन है, लेकिन ध्यान रखना टाइम कह रहा है कि ईसवी सन के पूर्व। ठीक है, यानी ईसवी सन के पूर्व यानी बीसी में पूछ रहे हैं। देखिए ये दो दो ऐसे शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो इनका टाइम आपको पता है, तो यही दो ऐसे थे जो ईसवी सन के पूर्व थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, यहाँ एक झील का निर्माण कराया था जिसका नाम था सुदर्शन झील। और इनका जो प्रांतीय राज्यपाल था उसका नाम था पुष्प गुप्त बैस। इसने इसका निर्माण कराया था सिंचाई के लिए। फिर अशोक का भी एक था सुशास्प, सुशास्प, ये क्या, इसने भी क्या किया था, इसका इसके निर्माण में, इसके क्या है, इसके जीर्णोद्धार में सहयोग किया था। ठीक है, निर्माण तो उस बाद में फिर रुद्रदामन ने भी किया था, लेकिन नहीं, तो ये पूछ रहा है कि ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से, वो टाइम दे के पूछ रहा है। ठीक है, तो टाइम दे के पूछ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन अच्छे एग्जाम का रहा होगा, यानी 2 और 3 इसका सही है। देखते हैं क्वेश्चन किसका है भाई। अच्छा, 2 और 3 इसका सही है। ठीक है, 2 3 क्या है इसका सही है। आइए आइए थोड़ा सा देखते हैं इसको। देखिए सुदर्शन झील का बड़ा महत्व है, बोर्ड पे देखिए, सुदर्शन झील का बड़ा महत्व, ये कहाँ पास है, गुजरात के सौराष्ट्र में, या गिरनार पर्वत। ठीक है, मौर्य काल में क्या होता है, इसका निर्माण होता है, इसने कौन कराता है, पुष्पगुप्त वैश्य करवाते हैं। कौन करवाते हैं, पुष्पगुप्त वैश्य करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर अशोक के काल में, अशोक का जो राज्यपाल था तुषास्प, ये फा लिखा है लेकिन पा है, फिलहाल जो भी पढ़ ले, क्योंकि ठीक है, ये क्या करता है कि जिससे नहरें यह बनवाता है। फिर आता है शक का काल, शक शासक, ये रुद्रदामन, ये क्या करता है, इसका रुद्राभिषेक कराता है। ठीक है, और जूनागढ़ अभिलेख बिना बेगार के इस बात की चर्चा करता है कि बिना बेगार के हुआ था। फिर गुप्त काल में इसकी मरम्मत होती है, और कौन कराता, स्कंद गुप्त के राज्यपाल वर्ण दत्त कराते हैं। इसको भी आप चारों ध्यान रखिएगा कि इसका इतिहास है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, साम्राज्य का जो पतन था मौर्य साम्राज्य का, अंतिम कौन था, बृहद्रथ। ठीक है, और ये घटना कभी 185 की है, और कौन हत्या करता है, पुष्यमित्र शुंग हत्या कर देता है। और जब वो सेना का निरीक्षण कर रहा था तो उसको भाला भोंक देता है, कहा ले बेटा निकल यहाँ से। ठीक है, और अब हमारे वंश की स्थापना होगी जिसका नाम होगा शुंग वंश, और मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है और शुंग वंश की उदय हो जाता है। ठीक है, तो चलिए और भी कुछ काम लायक चीजें हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप देखना होगा, हम देख लेंगे अभी, आगे देखते हैं भाई। अब क्या है,
जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने जल की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, वह था, जरा बताइए कौन था भैया। ठीक है, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो ये रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख में दोनों का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? ठीक है, अशोक की बातें भी लिखी गई हैं, जरा आप लोग बताइए भैया किसमें पाया गया। ठीक है, तो वो है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यानी क्वेश्चन नंबर अगर हम इसको देखें तो इसका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए। और खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, नहीं भाई इसकी जानकारी तो हमको पता है कि ये खारवेल एक चेदी वंश का था, और उसका हाथी गुफा अभिलेख बिल्कुल सही है। गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम जूनागढ़ के बारे में एक छोटी सी आपको बात ये बता देते भैया। ये पहली बात थी शुद्ध संस्कृत में, इसमें है संस्कृत में, और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। ये छोटी सी बात, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई। बराबर की बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? बराबर की पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, हाँ बिल्कुल सही। बराबर की पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं, बिल्कुल सही। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक की अभिलेख उत्कीर्ण है, हाँ, बिल्कुल सही। तो 3 पर फिर चौथी पर किसके हैं? ठीक है, चौथी पर किसके हैं भाई? 3 पर तो अगर मान ठीक है, 3 पर अशोक के हैं, तो चौथी पर किसके हैं? ठीक है, तो देखिए चौथी पर अगर हम बात करें तो एक मौखरी वंश था, मौखरी वंश। अरे वही हर्षवर्धन वाला, हर्षवर्धन वाला। ठीक है, यानी कन्नौज वाला। ठीक है, और कन्नौज का जो एक शासक था जिसका नाम था अनंत वर्मा, उसका वर्णन किसका है? अनंत वर्मा का है। क्या है? अनंत वर्मा का। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग, बस एक दो क्वेश्चन बचे हुए, इसको भी निपटा करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का है। ठीक है, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र, भाई देखिए मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से मिली है? झींग का नगरा, नोहग्राम, बेसनगर, परखम। देखिए परखम से मिली है। ये कहां से मिली है? मणिभद्र यानी यक्ष नाम से अंकित जो मूर्ति मिली है वो परखम से मिली है। और परखम, परखम है कहाँ? ये छोटी सी परखम, परखम है कहाँ? ये है मथुरा में। ये कहाँ पास है? ये मथुरा में है परखम। और ठीक है, ये क्या है? मथुरा में है परखम। और भारतीय कला जगत में यक्ष एक फेमस है। ठीक है, भारतीय कला जगत में क्या है? यक्ष की एक चर्चा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा परखम है, और क्या है? मथुरा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। लोथल एंशियंट डाकयार्ड। ठीक है, अब इनकी मैं थोड़ा हिंदी लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये लगता है कि पेपर जिसने बनाया था तो उसने गूगल ट्रांसलेट मारा, हिंदी वाला साइज गड़बड़ कर दिया। लोथल क्या? एंशियंट डाकयार्ड। एंशियंट डाकयार्ड का क्या मतलब है? ठीक है, जरा बताइए। इसका मतलब होता है प्राचीन बंदरगाह, प्राचीन बंदरगाह। फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, बुद्ध का प्रथम उपदेश। ठीक है, यानी प्रथम उपदेश। क्योंकि अभी अभी आप तुरंत आंसर दे दोगे।
उसके बाद फिर बात आती है राजगिरी, लायन कैपिटल ऑफ अशोक, सिंह स्तंभ, चार ठो हैं जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। द ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ठीक है, द ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र। मैं हल्का हल्का दे रहा हूं, महान केंद्र, बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र। तो भैया क्या पूछ रहे हैं कि सही सुलमित है भैया। लोथल से प्राचीन बंदरगाह, बहुत सही, बिल्कुल सही है। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, बिल्कुल सही है। उदयगिरी, नहीं नहीं नहीं। सिंह स्तंभ आपको पता है सारनाथ में, ये कहाँ पास है, ये सारनाथ में है, ठीक है, ये कहाँ पास है, ये सारनाथ में है। तो यानी ये हमारा गलत होता है। नालंदा क्या, हाँ भैया, नालंदा क्या है, महान केंद्र था, ठीक है, बौद्ध शिक्षा का, ठीक है, नालंदा क्या था, बौद्ध शिक्षा का। तो यानी 3 गलत है, बाकी 1, 2 और 4 सही हैं। 1, 2 और 4 सही हैं, 1, 2 और 4 बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन है, विशाख दत्त के प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है। प्राचीन हिंदू जनश्रुतियों में देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार एक कबीली महिला के प्रेम कथा के बारे में, 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। मुद्रा राक्षस क्या है, एक नाटक है, और किसने लिखा है, विशाख दत्त ने, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो डी सही है। और दुर्भी संधियों, मैं आगे देखता हूं, ठीक है। देखिए, दुर्भी संधियों का मतलब क्या होता है, पहले तो बताओ। दुर्भी संधियों, इसका मतलब होता है षड्यंत्र। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है षड्यंत्र। षड्यंत्र, किसी खराब काम की दृष्टि से की गई मंत्रा, तो उसकी चर्चा करते हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त, और जो इनकी जो रचना है वो है मुद्रा राक्षस। इसी में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल, कुलहीन, ये बताया है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या होता है, हमारा मौर्य साम्राज्य समाप्त होता है। इसके बाद हम चलेंगे मौर्योत्तर पे, ठीक है। सारी वीडियो लगातार आपको मिलती रहेगी, घबराइएगा नहीं, लगातार ही मिलेंगी अब, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, कुछ चीजें जो हमारी छूट गई थी। एक एक था प्रांत, ठीक है। तो देखिए उसमें 5 प्रांत हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे 4 प्रांत था। 5वां प्रांत उसने उन्होंने क्या किया था, कलिंग को जोड़ लिया था, ठीक है। एक था उत्तरापथ और एक दक्षिणापथ, ठीक है। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी, और दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी, यानी सोने का पहाड़। जो मेन इनका मेन सेंटर था वो तो पाटलिपुत्र था ही, ठीक है। बाकी उन्होंने अवंती को जीता ही था, थी उज्जैनी थी इसकी राजधानी, और कलिंग को भी जीता था, इसकी राजधानी तोसली थी, ठीक है। तो ये सब चीजें छोटी छोटी हैं, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी आप प्रशासन देख चुके हैं, मौर्यकालीन समाज और अर्थव्यवस्था भी आपने देखा था। मेगास्थनीज के अनुसार ये 7 जातियां थी, ठीक है। मैग्निस कहता था कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, ठीक है, और लेकिन जो कि गलत था, तो घरेलू दास होते थे। कर व्यवस्था, भाग और बलि आपने पढ़ा ही था, ठीक है। उसके बाद आपने सुदर्शन झील अच्छे से पढ़ा ही है। आपने इसको भी देखा था कि जो राजा का महल था ऐसा था, जो सारनाथ का लैंड कैपिटल ऐसा था, स्तूप आपने देखा था, ठीक है। उसके बाद फिर पतन भी आपने देखा, और मौर्य साम्राज्य की जो विरासत है हमें मिली है, ठीक है। सारनाथ का जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, हमारा जो अशोक चक्र है, और पहली बार भारत एक एक था, इसको भी आपने देखा। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। और बौद्ध धर्म क्या था, भारत के इतिहास का एक स्वर्ण काल था।
बाकी आपने जो छोटी छोटी चीजें देखी थी इनको भी आपने देख लिया। ठीक है, तो फिलहाल हम इस तरह से हमारा क्या है, मौर्य साम्राज्य कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मौर्योत्तर लेकर आते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।